नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ बाल कवि बैरागी। तो बाल कवि बैरागी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा मृत्यु या हत्या। तो मृत्यु और हत्या इनकी रचना नहीं है। इसके अलावा दो टूक, कालिदास, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये सभी रचनाएं हैं आपकी बाल कवि बैरागी की। अब बाल कवि बैरागी का जन्म कब होता है, तो 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है, एक रामपुर विलेज में इनका जन्म होता है। मेजर कंपोजिशंस आप यहाँ पर इनके देख सकते हैं। भावी रक्षक देश के, कई बार पूछा जा चुका है। अपनी गंध नहीं बेचूंगा, दीवत पर दीप, दो टूक, चांद में धब्बा और सारा देश हमारा, ये सभी रचनाएं हैं इनकी। मृत्यु या हत्या जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे। 27 क्वेश्चन, हु इज द कंपोजर ऑफ द फेमस कंपोजिशन बारहमासी। तो बारहमासी के रचयिता कौन है, और संत सिंगा जी का नाम यहाँ पर आता है कि वो बारहमासी के कंपोजर हैं। और इनका जन्म कहाँ होता है, तो बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर से मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। 1571 में बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यकार ये हुए। 1571 में बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है। और बोला जाता है कि ये कबीर के साथ के ही कवि हुआ करते थे, मतलब ये कंटेम्प्रेरी थे कबीर के। मेजर कंपोजिशंस आप देख सकते हैं, साखियाँ, बारहमासी, 15 तिथि, शरद, सत्वर और दोष बोध, ये सभी इनके इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस हैं। तो संत सिंगा जी जरूर आप नाम ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड हिंदी लिटरेचर अटल बिहारी वाजपेयी वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म तानसेन नगरी में हुआ था, ग्वालियर में हुआ करता था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये हमारे रहे। और कब इनका जन्म होता है, तो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में इनका जन्म होता है। और इन्होंने कुछ जर्नल्स भी एडिट किए जो कि है राष्ट्र धर्म, पंचजान्य और वीर अर्जुन, ये 3 इनके इंपॉर्टेंट जर्नल्स हुआ करते थे। 2015 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। दूसरे मेजर कंपोजिशन यदि आप इनकी देखें तो मेरी 51 कविताएं, अमर आग है, अमर बलिदान, मृत्यु या हत्या और राजनीति की रपटीली राहें, ये इनकी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल। इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेचर है जो कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल का भी मेंबर रह चुका है। सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन कॉन्स्टिट्यूएंट काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। इनका जन्म शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है और इन्हें 1955 में ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का मेंबर बनाया गया था। मेजर कंपोजिशंस आप देख सकते हैं, उर्मिला, प्राणार्पण, कुमकुम, रश्मि रेखा और अपलक। रश्मि रेखा कई बार पूछा जा चुका है, तो रश्मि रेखा नाम जरूर ध्यान रखेंगे आप बालकृष्ण शर्मा नवीन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स इज नोन एज द जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड का जयदेव इनमें से किसे बोला जाता है, सही आंसर होगा इसूरी। तो इसूरी को बुंदेलखंड का जयदेव बोला जाता है। इनका बर्थ कहाँ होता है, तो इनका बर्थ उत्तर प्रदेश के मेडकी विलेज में होता है। 1831 में इनका जन्म होता है। तो इनका एक्चुअल में नाम ईश्वरी हुआ करता था और बोलते बोलते इनका नाम पड़ जाता है इसूरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक फाग डेवलप किया था जो कि फोक सिंगिंग का एक जॉनर हुआ करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने अभी गुलाबी उर्दू का जनक बोला था कि मुल्ला रामू जी हुआ करते थे, ऐसे आपको याद रखना है कि फाग के जनक कौन है। तो फाग के जनक में आपका नाम आ जाएगा, इसूरी का नाम आएगा। मेजर कंपोजिशंस आप देख सकते हैं, इसूरी की फागे, इसूरी प्रकाश और इसूरी सत्साई इनकी मेजर कंपोजिशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीप पर सवार इल्लियां इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी कंपोजिशन है जीप पर सवार इल्लियां, थोड़ी देर पहले देखा था, शरद जोशी जी की कंपोजिशन है ये। शरद जोशी के बारे में आप देख चुके हैं ऑलरेडी बहुत कुछ। सैटिरिटिकल राइटिंग ये किया करते थे। 1992 में इन्हें शरद जोशी 1992 से एक अवार्ड मिलना शुरू हुआ इनके नाम पर, जो कि शरद जोशी ऑनर्स, जो कि इस फील्ड में दिया जाता है, सैटिरिटिकल राइटिंग के फील्ड में दिया जाता है। इनके मेजर कंपोजिशंस आप देख सकते हैं। फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, परिक्रमा इनके मेजर कंपोजिशंस हैं जो कि निबंध लेखक में आते हैं। राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, ये भी निबंध लेखन में ही आएगा। ड्रामा अंधों का हाथी और एक था गधा, ये दोनों ड्रामा इन्होंने लिखे थे। और मैं केवल मैं, ये दोनों ही कंपोजिशंस नॉवेल आती हैं जो किसने लिखी थी, शरद जोशी ने लिखी थी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आपने देखा था, तो भर्तहरि का जो विलेज गांव है उज्जैन, वहीं से ये बिलोंग करते थे शरद जोशी। 32 क्वेश्चन, हुज कंपोजिशन इज सृजन से विसर्जन तक। तो सृजन से विसर्जन तक किसकी रचना है, सही आंसर होगा अनिल माधव दवे। अनिल माधव दवे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन हुआ करते थे। ये आरएसएस के प्रचारक भी हुआ करते थे। इसके अलावा ये भाजपा के वरिष्ठ नेता हुए। ये शौकिया पायलट भी हुआ करते थे और साथ में राजनीति में इनका बहुत योगदान रहा है। मेजर कंपोजिशन यदि इनकी देखें तो आपका हो जाएगा सृजन से विसर्जन तक, नर्मदा समग्र और शिवाजी व सूरज, इनकी मेजर कंपोजिशंस है।
33 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ गुलाबी उर्दू स्टाइल। तो गुलाबी उर्दू के जनक कौन है, आपने पहले ही देख चुके हैं, सही आंसर है मुल्ला रामू जी। तो मुल्ला रामू जी का नाम ध्यान रखना है, कब इनका बर्थ होता है ये भी आप देख चुके हैं। तो 1896 में भोपाल में इनका बर्थ होता है। बोला जाता है गुलाबी उर्दू स्टाइल का ऑरिजिनेटर ये हुआ करते थे। इनके मेजर कंपोजिशंस आप यहाँ से देख सकते हैं, गुलाबी शायरी, लाठी और भैंस, औरत जात और ख्वातीन अंगूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर हरिशंकर परसाई इज नोन फॉर विच जॉनर। कौन से जॉनर के लिए जाने जाते थे हरिशंकर परसाई। सही आंसर है सैटिरिस्ट। तो सैटिरिस्ट या फिर व्यंग्यकार हुआ करते थे जो हरिशंकर परसाई जो हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। वहीं पर इनका जन्म होता है 1924 में। मेजर कंपोजिशंस आप यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि कई बार पूछी जाती हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। तो कई बार इनमें से पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है कि हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं हैं ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक कालिदास हैज डिपिक्टेड द ब्यूटी ऑफ अमरकंटक। तो अमरकंटक की सुंदरता कालिदास जी ने कौन सी बुक में बताई है। सही आंसर है मेघदूत। तो मेघदूतम जो कि रचना है कालिदास जी की, जो नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ब्यूटी ऑफ नेचर बताई है, इसके अलावा इन्होंने एक स्टोरी बताई है यक्ष की स्टोरी, तो वो भी मेघदूत में ही इन्होंने डिस्क्राइब की है। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स इज कंसिडर्ड द ओरिजिनेटर ऑफ रीति काव्य। रीति काव्य के जनक किसे कहा जाता है, और सही आंसर हो जाएगा केशव दास। तो केशव दास को रीति काव्य के जनक बोला जाता है। कहाँ पर इनका जन्म होता है, तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओरछा जो जगह है वहां पर इनका जन्म होता है। 1555 में जन्म होता है। इन्हें रीति काल का पहला कवि माना जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि ये रीति काल के जनक भी हैं। और इनकी प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी के कारण या फिर ये जो कठिन कठिन शब्द यूज करते थे उसकी वजह से इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे आचार्य केशव दास से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बुक महाकवि कालिदास हैज डिपिक्टेड द लव स्टोरी ऑफ दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी महाकवि कालिदास ने कौन सी किताब में डिस्क्राइब की है। सही आंसर होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि रचना है कालिदास की, उसमें उन्होंने इस लव स्टोरी को बताया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो रघुवंशम उनकी रचना है वो संस्कृत लिटरेचर पर बेस्ड है। कुमार संभवम के बारे में अभी आपने देखा था कि शिव पार्वती विवाह, और उसके अलावा कुमार कार्तिकेय का जो जन्म होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। वहीं मालविकाग्नि मित्रम की बात की जाए तो ये श्रृंगार रस ओरिएंटेड एक ड्रामा हुआ करता था और इसमें अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी बताई गई है। और एपिलॉग, इन्होंने एपिलॉग भी दिया है जिसमें पूरे 6 जो सीजन्स हुआ करते हैं, 6 जो ऋतुएं हैं उनके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। और विक्रम और विषयम की यदि बात की जाए तो उसमें किंग पारुक और अप्सरा उर्वशी की जो प्रेम कहानी है उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये सारी रचनाएं और किसके बारे में डिस्क्राइब किया है कालिदास ने, किसमें, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कंपोजिशन इज उर्मिला। उर्मिला किसका कंपोजिशन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का ही नाम ध्यान रखना है। उर्मिला इनकी एक रचना है। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था और ये 1955 में डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के एक मेंबर भी बने थे। इनकी इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस आप यहाँ पे देख लीजिए। उर्मिला जो कि एक एपिक है, प्राणार्पम, उसके अलावा कुमकुम, रश्मि रेखा और अपल्क। कई बार रश्मि रेखा पूछी जाती है, तो रश्मि रेखा से नाम ध्यान रखना है पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द फेमस जैन टेम्पल ऑफ सोनगिरी लोकेटेड। तो सोनगिरी का प्रमुख जैन टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि है दतिया। तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में आपको सोनगिरी का जो जैन तीर्थ स्थल है, एक पिलग्रिमेज है, वो आपको लोकेटेड दिखता है। और ये जो हिल है, जिस पर्वत पर ये बनाया गया है, उस पर्वत को स्वर्णगिरी बोला जाता है। 40th क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस इज नॉट ऑफ पोएट पद्माकर। तो कवि पद्माकर की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, आपको ही बताना है। और सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि है विज्ञान गीता। विज्ञान गीता स्वामी केशव ने लिखी थी। पद्माकर जी के बारे में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में 1753 में इनका जन्म होता है। और इन्हें पैट्रोनेज मिला था दौलत राव सिंधिया का, जो कि ग्वालियर के राजा हुआ करते थे। इनके मेजर कंपोजिशंस आप देख सकते हैं, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, राग रसायन, जयसिंह विरुदावली, प्रबोध चंद्रोदय और प्रताप विरुदावली। तो ये सभी रचना है किसकी,
पोएट पद्माकर की, आपको ध्यान देना है। 41 क्वेश्चन, चंपू रामायण इज द कंपोजिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा भोज। थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, तो कहाँ के थे, तो मालवा का जो कैपिटल हुआ करता था 8th सेंचुरी में धार, वहाँ के राजा हुआ करते थे, और ये फिलोसोफर भी थे, स्कॉलर भी थे, बहुत ही कंपोजिशंस की हैं, बहुत सारी कंपोजिशंस इन्होंने की है, जिसमें आती है सरस्वती कंठाभरण, चारु चर्चा, श्रृंगार मंजरी, चंपू रामायण और तत्व प्रकाश। तो चंपू रामायण किसकी रचना है, आपको ध्यान रखना है, राजा भोज की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स इज फेमस एज एन इंडियन सोल, एक भारतीय आत्मा इनमें से किसे कहा जाता है, थोड़ी देर पहले ही आपने देखा था, सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में बोला जाता है कि ये एक भारतीय आत्मा है, इंडियन सोल है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेजर कंपोजिशंस के अलावा इन्होंने न्यूज़पेपर्स का भी प्रकाशन किया, जिनमें दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स आते हैं, जो कि प्रभा और कर्मवीर। तो प्रभा और कर्मवीर किससे रिलेटेड है, किसके न्यूज़पेपर्स हैं, तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम ध्यान रखना है। मेजर कंपोजिशंस आप यहाँ से देख सकते हैं, साहित्य के देवता, युग चरण, समय के पांव, कृष्णार्जुन युद्ध और समर्पण, ये इनके मेजर कंपोजिशंस हैं। व्हेन वाज मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी इस्टेब्लिश्ड, तो मध्य प्रदेश हिंदी एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, सही आंसर है 1969। तो 1969 आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, आपको ध्यान रखना है 1969, और इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पस केवल और केवल यही था कि यूनिवर्सिटी टेक्सचुअल मटेरियल और रेफरेंस टेक्स्ट जो है उनका पब्लिकेशन आसानी से हो सके, ये इसका एक पर्पस हुआ करता था। काफ़ी सारी मैगजीन्स इन्होंने निकाली, जिसमें से एक बहुत ही फेमस मैगजीन है जो कि है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार मैगजीन आपको ध्यान रखना है हिंदी ग्रंथ अकेडमी से रिलेटेड है, और ये जो अकेडमी है इसने काफ़ी सारे लिटरेचर्स, राइटर्स और कंट्रीब्यूटर्स को हिंदी लिटरेचर में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है उनका ऑनर भी किया है। तो आपको ध्यान देना है यही बात कि 1969 में इस अकेडमी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश साहित्य परिषद लोकेटेड, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है भोपाल। भोपाल में आपको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का हेडक्वार्टर मिलता है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954 एडी में। अब आपसे ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है 1954। 1957 में इसे एक दूसरा नाम दिया गया, जो कि है मध्य प्रदेश साहित्य परिषद नाम दिया गया। 1954 में यदि देखा जाए तो इसे किस नाम के साथ में एस्टैब्लिश किया गया था, मध्य भारत साहित्य परिषद नाम से एस्टैब्लिश किया गया था। फिर उसके 3 साल बाद इन्होंने इसको नाम दे दिया मध्य प्रदेश साहित्य परिषद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको भोपाल याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, तो टू प्रिजर्व, प्रमोट एंड अपग्रेड हिंदी लिटरेचर, तो हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना, उसको प्रिजर्व करके रखना, वो पूरा इसका उद्देश्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच वर्क, तो कौन से कार्य के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, हिम तरंगिणी, आपको नाम ध्यान रखना है। हिम कीर्तिनी भी उन्हीं का है, हिम तरंगिणी भी उनका ही है, और हिम तरंगिणी के लिए उन्हें ये पुरस्कार मिला था। इन्हें एक भारतीय आत्मा बोला जाता है, और इन्हें ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, तो 1955 में इन्हें ये अवार्ड मिला था। और ये भी बोला जाता है कि 1991 में माखनलाल चतुर्वेदी की ऑनर में माखनलाल चतुर्वेदी अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो कब इसको इंस्टीट्यूट किया था, तो 1991 आपको ध्यान रखना है। और माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी भी एक है जो भोपाल में ही सिचुएटेड है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट भी होता है 1991 में। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है माखनलाल चतुर्वेदी से रिलेटेड। 46 क्वेश्चन, हुज कंपोजिशन इज रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी के रचयिता कौन थे, और सही आंसर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी का नाम ध्यान रखना है। होशंगाबाद के जमानी विलेज में इनका जन्म होता है, 1924 में इनका जन्म होता है, और ये व्यंग्यकार थे, मतलब सैटिरिस्ट ये हुआ करते थे, और इन्हें 1982 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। और सैटिरिटिकल कलेक्शन इनका बहुत ही बड़ा है, जिसमें एक नाम आता है जो कि है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो विकलांग श्रद्धा का दौर, रानी नागफनी की कहानी, ये कभी भी आपसे पूछा जाए तो हरिशंकर परसाई का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स इज नोन एज नर्मदा पुत्र, इनमें से किसे नर्मदा पुत्र नाम से जाना जाता है, और आप सभी ने अनुमान लगा लिया होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल वैगड़। जिन्होंने नर्मदा तुम इतनी सुंदर हो ये रचना की थी, उन्हीं को बोला जाता है नर्मदा पुत्र। 47, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स इज नोन एज नर्मदा पुत्र, तो नर्मदा पुत्र के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, सही आंसर इसका हो जाएगा अमृतलाल वैगड़। अमृतलाल वैगड़ जिन्होंने रचना की थी, थोड़ी देर पहले आपने देखा था नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, और अपने जीवन काल में जिन्होंने 2 बार नर्मदा नदी की परिक्रमा की, पद यात्रा की, उन्हीं को बोला जाता है नर्मदा पुत्र। और इन्हें 2004 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, क्योंकि ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हुआ करते थे, और नर्मदा के प्रोटेक्शन और उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने
बहुत सारे कार्य किए। इनके फेमस बुक्स आप देख सकते हैं यहाँ से, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की देवी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए अमृत नर्मदा पुत्र कौन है, तो नाम ध्यान देना है अमृतलाल वेगड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 48 क्वेश्चन। व्हेन वाज मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी एस्टैब्लिश्ड? तो मध्य प्रदेश की सिंधी एकेडमी कब एस्टैब्लिश होती है? 1983 आपको ध्यान रखना है, 1983 में इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है और इसका पर्पस ये हुआ करता था ताकि सिंधी जो भाषा है, जो डायलेक्ट है, उसका पैटर्नाइजेशन हो, उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिले, उसको प्रोत्साहन मिले, ये इसका उद्देश्य हुआ करता था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो फिर से आपको ध्यान देना है कि भोपाल में ही इसके हेडक्वार्टर्स हुआ करते थे। और ये जो एकेडमी है, इसने एक मैगजीन भी चलाई जिसका नाम है सिंधी प्रतिनिधि। सिंधी प्रतिनिधि मैगजीन भी चलाने वाली एकेडमी थी सिंधी एकेडमी, आपको ध्यान देना है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर्स एडिटेड अ लिटरेरी मंथली मैगजीन कॉल्ड वसुधा और प्रहरी? तो वसुधा और प्रहरी नाम की जो मैगजीन्स हैं वो किसने चलाई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई से ही रिलेटेड ये दोनों मैगजीन्स आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इनके मेजर कंपोजिशंस क्या हैं, तो एक बार और आप रिवाइज कर लीजिए। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों की का जमाना, काग भगोड़ा, ये सब इनके निबंध लेखन है। और उपन्यासों की यदि बात की जाए तो रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। स्टोरी हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये सब इनके क्या है? स्टोरीज हैं। तो ये सारी रचना आपको ध्यान रखना है हरिशंकर परसाई से रिलेटेड। 50 क्वेश्चन। व्हेन वाज भारत भवन लोकेटेड इन भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टेड? तो मध्य प्रदेश में जो भारत भवन आपको दिखता है वो कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 13 फरवरी 1982। 1982 से स्टार्ट होता है आपका भारत भवन। और इसका आर्किटेक्चर किसने किया था, मतलब इस बिल्डिंग को बनाया किसने था, डिजाइन किसने किया था? चार्ल्स कोरिया का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि ये एक प्लेटफॉर्म बना देता